अंतरिक्ष में लहराया भारत का परचम। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने रचा इतिहास। उजागर होंगे कई रहस्य। भारत और मालदीव के बीच बड़ी तल्खी। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद। भारत ने दर्ज कराई आपत्ति। इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी बनने की रेस में शामिल भारतीय शहर। उदयपुर, भोपाल, इंदौर का नाम आया सामने। जल्द होगा आधिकारिक ऐलान। असम के वन क्षेत्र में लौटे गैंडे। लाओ खोआ और बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य में नजर आए गैंडे। 40 साल बाद हुई इनकी वापसी। और भारत में होगी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक। पहली बार इस कमेटी की अध्यक्षता करेगा भारत। जुलाई में होगी बैठक। हाल ही में इसरो की एक व्यावसायिक शाखा NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे एक निजी स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। NSIL पहली बार SpaceX रॉकेट से संचार उपग्रह को लॉन्च करेगी। बता दें कि GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट वाला का बैंड उपग्रह है। इसका नाम GSAT-N2 भी रखा गया है। इसका पूर्ण स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषण NSIL द्वारा किया जाएगा। इसका वजन करीब 4700 किलोग्राम है, जो लगभग 48 GPBS की उच्च उपग्रह प्रवाह क्षमता प्रदान करता है। यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित संपूर्ण भारत में कवरेज के साथ का बैंड HTS क्षमता प्रदान करेगा। दरअसल का बैंड संचार उपग्रह का उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाओं, सैन्य संचालन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्र संचार, मोबाइल बैकहॉल और उद्यम अनुप्रयोगों में भी इसकी भूमिका देखी जा सकती है। गौरतलब है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या NSIL अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी के साथ अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में सक्षम बनाना है। बताते चले कि फाल्कन 9 एक पुनः प्रयोज्य 2 चरणों वाला रॉकेट है, जिसे SpaceX कंपनी द्वारा पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे पेलोड के विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। पुनः प्रयोज्यता रॉकेट को फिर से उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत कम हो जाती है। हाल ही में इसरो ने घोषणा की कि आदित्य L1 मिशन L1 बिंदु के करीब प्रभामंडल कक्षा में पहुंच गया है। प्रभामंडल कक्षा L1 बिंदु पर एक आवधिक त्रि-आयामी कक्षा है, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और एक अंतरिक्ष यान शामिल है। इस विशेष प्रभामंडल कक्षा को मिशन के 5 साल के जीवन काल के लिए चुना गया है। गौरतलब है कि L1 बिंदु एक खास कारण से चुना गया है। दरअसल L1 बिंदु के प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकते हैं। साथ ही इसरो के मुताबिक सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर जाने वाला प्रत्येक सौर तूफान L1 से होकर गुजरता है, जिससे सूर्य का गहन अध्ययन संभव हो पाता है। वहीं अंतरिक्ष में खास बिंदु होते हैं लैग्रेंज बिंदु, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं का नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेस के सम्मान में रखा गया है। मौजूदा समय में L1, L2, L3, L4 और L5 नामक लैग्रेंज बिंदु हैं। इन बिंदुओं का प्रयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति को बरकरार रखने और ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। बताते चले कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। भारत से पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोप सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन भेज चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान लक्षद्वीप में बिताए पलों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि भारत पर्यटन के लिए मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है। इस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा अपमानजनक टिप्पणियां की गई। कथित टिप्पणियों के चलते
मालदीव सरकार ने इन मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि मालदीव भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। यह भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसकी जीडीपी मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक संबंधों के कारण ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ इसके घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। साल 2021 में भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव की सबसे बड़ी परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के लिए भारत ने मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है। साथ ही 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन द्वारा भी इसे वित्त पोषित किया गया है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी करीब 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। दोनों देशों के बीच एक्वेरिन दोस्ती एकता और ऑपरेशन शील्ड जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। बताते चले कि भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कई ऑपरेशन चलाए हैं। साल 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट को रोकने के लिए मालदीव सरकार की मदद की थी। वहीं साल 2014 में माले जल संकट के दौरान भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था, जबकि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को दवाओं की आपूर्ति की थी। हाल ही में गोवा में एक शिलालेख की खोज की गई है। इसे गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर के पास खोजा गया है। यह शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसे 10वीं शताब्दी के कदम्ब काल से संबंधित बताया जा रहा है। यह शिलालेख गोवा के कदम्ब काल पर प्रकाश डालता है। साथ ही यह तत्कालीन ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर जानकारी प्रदान करता है। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है, जिसमें तलारा नेवैया की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए पुत्र गुंडैया की मृत्यु हो जाती है। यह उसी काल के जयसिम्हा प्रथम के तलंगरे शिलालेख की साहित्यिक शैली में लिखा गया है। गौरतलब है कि कदम्ब एक प्राचीन कर्नाटक शाही राजवंश था। इसकी स्थापना करीब 345 ईस्वी में मयूर शर्मा ने की थी। उन्होंने बनवासी को अपनी राजधानी बनाकर उत्तरी कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इस राजवंश से संबंधित जानकारी शिलालेखों से प्राप्त की जा सकती है। इनमें संस्कृत और कन्नड़ में लिखित तलगुंडा, गुन्नूर, चंद्रावल्ली, हलासी और हल्मीडी शिलालेख शामिल है। बता दें कि गोवा के कदम्ब कल्याणी के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। दरअसल चालुक्य सम्राट टैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित करने के लिए कदम्ब शास्त्र देव को गोवा का महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। शास्त्र देव ने 960 ईस्वी में शिलाहारों को हराकर चंद्रवारा शहर पर विजय प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने गोपकपट्टन यानी वर्तमान गोवा के बंदरगाह पर विजय प्राप्त की। बताते चले कि चालुक्य वंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय राजवंश था। इस राजवंश ने 6वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत पर शासन किया था। इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने सोहराई पेंटिंग पर 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस 4 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य हजारीबाग क्षेत्र की सदियों पुरानी कलात्मक विरासत का जश्न मनाना और उसका संरक्षण करना रहा। यह आयोजन पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के पास एक गांव कोनेडोबा में किया जाता है। बता दें कि कोनेडोबा एक संथाल जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहां कोलकाता के कलाकारों ने स्वदेशी कला को विकसित करने के लिए चलचित्र अकादमी की शुरुआत की है। गौरतलब है कि सोहराई पेंटिंग का अभ्यास स्वदेशी समुदायों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस पेंटिंग को बनाया जाता है। झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र को इस पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। हजारीबाग की महिलाएं इस क्षेत्र में खोजी गई प्राचीन गुफा चित्रों से प्रेरणा लेते हुए अपने घरों को सोहराई पेंटिंग से सजाती रही हैं। इस पेंटिंग की कलात्मक अभिव्यक्तियां वनस्पतियों और जीवों का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। सोहराई पेंटिंग स्वदेशी चित्रकला का एक रूप है, जो दीवारों को कलाकृति से भरने और हस्तशिल्प बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह मुख्य रूप से कुर्मी, संथाल, मुंडा, उरांव, उगरिया, घटवाल जनजातियों की महिलाओं की कला है। सोहराई पेंटिंग अपने जीवंत रंगों, जटिल पैटर्न और प्रतीकात्मक रूपांकनों में विशिष्ट है।
हजारीबाग और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर साल फसल कटाई के मौसम और सर्दियों के आगमन को चिन्हित करते हुए सोहराई उत्सव भी आयोजित किया जाता है। बताते चले कि हजारीबाग भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ मुंडा, संथाल, उराव, अगरिया, बिरहोर, कुर्मी, प्रजापति, घाटवाल और गंजू जैसे समुदाय रहते हैं। हाल ही में भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत 3 शहरों को WCA यानी वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के लिए नामांकित किया है। इन शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल तथा राजस्थान का उदयपुर शामिल है। गौरतलब है कि इस योजना में शामिल होने वाले ये पहले 3 भारतीय शहर हैं। इन शहरों ने प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्र भूमियों की रक्षा हेतु प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों ने इन शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है। यहाँ सिरपुर, यशवंत सागर, भोज वेटलैंड और उदयपुर आर्द्र भूमियां मौजूद हैं। ये आर्द्र भूमियां अपने नागरिकों को बाढ़ विनियमन के साथ आजीविका के अवसर और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक मूल्यों के लाभ प्रदान करती हैं। बता दें कि वेटलैंड सिटी प्रमाणन एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। इसकी शुरुआत साल 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं बैठक के तहत की गई थी। यह प्रणाली उन शहरों को प्रमाणन देती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्ता उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ भी प्रदान करना है। आपको बता दें कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी समझौता है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस कन्वेंशन को साल 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था, जबकि 1975 में इसे लागू किया गया था। साल 1982 में भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर शहर की स्थापना होलकर राजवंश ने की थी। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। साथ ही यह सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता, पानी और शहरी पर्यावरण के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 का विजेता भी रहा है। वहीं भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। इस शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली भोज आर्द्र भूमि एक रामसर साइट है, जबकि उदयपुर शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है, जिनमें पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई शामिल है। हाल ही में ओडिशा की चिल्का झील में पक्षियों की वार्षिक गणना की गई है। इस साल की पक्षी गणना रिपोर्ट में 180 से अधिक प्रजातियों के 10 लाख से अधिक प्रवासी पक्षियों की गिनती की गई। रिपोर्ट की माने तो पिछले साल की तुलना में करीब 6000 से अधिक पक्षी पाए गए हैं। इसमें 1 दशक के बाद देखी गई दुर्लभ पलास फिश ईगल प्रजाति भी शामिल है। बता दें कि पलास फिश ईगल को बैंड टेल्ड फिश ईगल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बड़ा भूरे रंग का समुद्री ईगल है। इसका वैज्ञानिक नाम हलिया एटस ल्यूकोरिफस है। साथ ही यह एक्सिपिटिड्रे परिवार से संबंध रखता है। इसे झीलों, दलदलों और बड़ी नदियों के साथ निचले इलाकों से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 72 से 84 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 180 से 215 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन करीब 2 से 3.3 किलोग्राम तक होता है। यह मुख्य रूप से मछली खाता है और पानी के पास एक ऊंचे पेड़ पर बने घोंसले में अंडे देता है। यह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तथा कई मध्य एशियाई देशों में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में संरक्षित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। साल 1981 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। इस झील के अंदर स्थित नलबाना द्वीप को साल 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह करीब 16 वर्ग किलोमीटर में फैला द्वीप प्रवासियों पक्षियों के लिए गंतव्य स्थान है। साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। हाल ही में करीब 40 सालों के बाद लाओखोआ और बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्यों में गैंडों को फिर से देखा गया। दरअसल साल 1983 में इस जंगल में करीब 45 से 50 गैंडे पाए जाते थे, लेकिन अवैध शिकार के चलते इस प्रजाति को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए थे। बता दें कि लाओखोआ और बुरहाजपोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। यह ग्रेटर काजीरंगा का एक हिस्सा है और करीब 309 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है।
हालांकि इन दोनों संरक्षित क्षेत्रों के नाम अलग हैं, लेकिन ये पारिस्थितिक और भौगोलिक रूप से एक ही इकाई है। यह मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और पोबीतोरा वन्यजीव और अन्य अभयारण्यों से घिरे हुए हैं। साथ ही यह काजीरंगा और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों के बीच एक कनेक्टिंग कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। इसमें आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों द्वारा बिखरे जलोढ़ घास के मैदान, नदी तट और अर्ध सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। वहीं यहाँ कई प्रकार के औषधीय पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। इनमें सिमुल, कोराई, अजर, हिजाल आदि शामिल हैं। इसी के साथ यह क्षेत्र एक सींग वाले गैंडे, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, हॉग हिरण, जंगली सुअर और हाथियों का भी घर है। बताते चले कि दुनिया भर में गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अफ्रीकन सफेद और काला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, जावा और सुमात्रन गैंडा शामिल है। हालांकि भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसे राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा माना जाता है। भारत में यह असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल तथा साइट्स की परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है, जबकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूकेलिप्टस को यूकेलिप्टस नोट बीटल से बचाने के लिए एक प्राकृतिक उपचार की खोज की है। दरअसल शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोगजनक कवक को इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इसे बीटल कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव कीटनाशक में बदलने में सक्षम पाया है। बता दें कि यूकेलिप्टस नोट बीटल कीट ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक है। इसे आमतौर पर गोनिप्टेरस प्लैंटेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पत्ती खाने वाला बीटल है। यह दुनिया भर के उन देशों में पाया जाता है जहां यूकेलिप्टस को उगाया जाता है। यह पत्तियों, कलियों और टहनियों को खाकर पेड़ की वृद्धि रोक देता है। साथ ही यह अपनी उड़ान क्षमता अधिक होने के चलते यह बड़े क्षेत्रों में नुकसान पहुंचता है। माइक्रोवास्पस एनाफेज SPP की मदद से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय पौधा है। यह एक प्रकार का पेड़ होता है जिसे यूकेलिप्टस ट्री भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों और तनों से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न औषधियों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। यूकेलिप्टस के पेड़ में अन्य पेड़ों की अपेक्षा 3 गुना पानी अधिक सोखने की क्षमता होती है। साथ ही इनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी तेजी से होती है। इसकी जड़ें मृदा से नमी को सोख लेती हैं और उसे बंजर बनाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, जिसके चलते इसे पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। इसकी लकड़ियों का उपयोग कई तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन खास तौर पर यह पेपर पल्प उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस संस्था यानी C3S का कहना है कि रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ष 2023 संभवतः पिछले 1 लाख वर्षों में दुनिया का सबसे गर्म साल था। C3S ने 1850 से लेकर पिछले वर्ष तक के वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में 2023 के सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की। गौरतलब है कि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में वर्ष 2023 में पृथ्वी का तापमान औसतन 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। C3S के अनुसार पिछले साल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 419 भाग प्रति मिलियन रिकॉर्ड की गई, जो कि अभी तक का उच्चतम स्तर है। तापमान वृद्धि का प्रत्येक अंश अत्यधिक विनाशकारी मौसम आपदाओं को बढ़ा देता है। साल 2023 में चीन से यूरोप तक में गर्म हवाओं की आवृत्ति बढ़ गई थी। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण लीबिया में हजारों लोगों की मौत हो गई। ध्यातव्य है कि 2015 के पेरिस समझौते में देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने से रोकने की कोशिश करने पर सहमति व्यक्त की थी, ताकि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के सबसे गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। हालांकि अभी तक इस तय तापमान की सीमा रेखा क्रॉस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसके खतरे सामने आने लगे हैं। हाल ही में 17 से अधिक भारतीय उत्पादों के लिए GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद शामिल हैं। वहीं इन उत्पादों में लांजिया, सौरा पेंटिंग, डोंगरिया कोन शॉल, खजूरी गुड़ और वांचो लकड़ी के शिल्प प्रमुख रूप से शामिल हैं। आपको बता दें कि GI टैग या भौगोलिक संकेतक का प्रयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जिसके चलते इन उत्पादों की विशेषता, गुणवत्ता और विशिष्टता होती है। दरअसल GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है।
इस टैग को देने का मकसद उस उत्पाद की पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में अपनाया गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विनियमन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। वहीं भारत में यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम को साल 2003 में लागू किया गया था। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 सालों के लिए मान्य होता है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2004 में दार्जिलिंग चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना जीआई पहचान वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल हैं। वहीं महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू तथा कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। हाल ही में यूनेस्को ने घोषणा की है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इस साल इस समिति की बैठक 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन नई दिल्ली को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा के केंद्र में रखता है। साथ ही यह वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बता दें कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की एक समिति है। इसे साल 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण करना है, जिन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है। यह समिति 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बनी है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए हैं। इस समिति का सत्र हर साल आयोजित किया जाता है। विश्व विरासत कन्वेंशन के अनुसार समिति के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि कई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों को सेवा देने के लिए स्वेच्छा से अपने कार्यकाल को 4 साल तक सीमित करना चुनते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही राष्ट्रों के बीच सहयोग और संवाद की सुविधा प्रदान करके शांति, सतत विकास और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है। इसमें 195 सदस्य देश और 8 सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। भारत साल 1946 में इसका सदस्य बना था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न, चर्चा में रहा कदम शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी खोज कर्नाटक में की गई है। दूसरा, यह शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तीसरा, यह शिलालेख चोल साम्राज्य से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, वेटलैंड सिटी प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। दूसरा, इसके तहत भारतीय शहर इंदौर, भोपाल तथा उदयपुर को नामांकित किया गया है। तीसरा, यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा, इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विनियम वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, भारत में इसका विनियमन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
अगला प्रश्न, सोहराई पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विशेष रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बनाई जाती है। दूसरा, इस पेंटिंग की कलात्मक अभिव्यक्तियां वनस्पतियों और जीवों का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। तीसरा, इस पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस बार का समिट भविष्य का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू द फ्यूचर की थीम पर आधारित है। इसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ शामिल हो रहे हैं और इस समिट की खास बात है कि इसमें धुलेरा, गिफ्ट सिटी, ड्रीम सिटी, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल जैसे कामों के बारे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नए सेक्टरों को शामिल किया गया। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने कोलंबो में श्रीलंका फाउंडेशन में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस साल यह दिवस हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना के विषय पर केंद्रित रहा। आपको बता दें कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। पहला विश्व हिंदी दिवस साल 2006 में मनाया गया था। गौरतलब है कि हिंदी, मंदारिन और अंग्रेजी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। 55 वर्षीय राशिद खान प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें कि उस्ताद राशिद खान रामपुर सहिसवान गायकी से संबंधित थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने नाना उस्ताद निसार हुसैन खान से प्राप्त किया था। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की थीं, जिसके चलते इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 11वां संस्करण जारी किया। इसमें आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित शब्दावली को शामिल किया है। आयुष मंत्रालय के इस कदम से बीमारियों को परिभाषित करने के लिए एक कोड के रूप में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं में वैश्विक एकरूपता आएगी। आईसीडी कोडेड डेटा के माध्यम से दुनिया भर में मानव रोग और मृत्यु की सीमा, कारणों और परिणामों पर जानकारी देता है। यह विभिन्न बीमारियों और मृत्यु दर पर डेटा के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी झांकियां दिखाने के लिए एक रोल ओवर योजना का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 साल में एक बार अपनी झांकियों को प्रदर्शित करेंगे, ताकि इस अवधि में सभी राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और राज्यों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 15 झांकियों का चयन किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने उष्णकटिबंधीय पहाड़ों में पक्षी समुदाय पर वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के 10 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन पर्वतीय पक्षियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। आंकड़ों की माने तो बढ़ते तापमान के कारण कई पक्षी प्रजातियां अधिक ऊंचाई पर जाने लगी हैं। शोधकर्ता टीम ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य से डेटा एकत्र किया। एकत्रित डेटा के अनुसार छोटे आकार के पक्षी कटे हुए जंगलों में बेहतर तरीके से निवास करते हैं, क्योंकि वे उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं, जबकि बड़ी पक्षी प्रजातियां प्राथमिक जंगलों को अपना निवास स्थान बना रही हैं। वनों की कटाई से बड़े शरीर वाली पुरानी और विकास पर निर्भर प्रजातियों की हानि हो सकती है और समग्र जैव विविधता में कमी आ सकती है। बीते दिनों चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट से टकराया। इस चक्रवात से 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है।
जबकि बहुत सारे लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। गौरतलब है कि चक्रवात अल्वारो वर्ष 2024 का पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवात की शुरुआत में मोरोंडावा, माजा, मोरोम्बे और तोलियारा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। चक्रवात के बाद जब इन क्षेत्रों में भूस्खलन शुरू हो गया तो येलो अलर्ट को रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया गया। आपको बताते चले कि मेडागास्कर जैव विविधता से समृद्ध एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। बीते दिनों केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के घुगोला बीच पर बीच गेम्स का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस खेल समारोह का उद्घाटन किया। बीच गेम्स में कुल 8 अलग अलग खेलों को शामिल किया गया, जिनमें बीच वॉलीबॉल, पैनकेक सिलॉट, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर और समुद्री तैराकी के साथ पारंपरिक खेल जैसे मलखंब, बीच कबड्डी और रस्साकशी शामिल है। इसमें 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। चूंकि इस आयोजन की विषय वस्तु डॉल्फिन थी, इसलिए इसके विभिन्न खेल चित्रों और बैनरों में डॉल्फिन की तस्वीर भी लगाई गई है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, इस महोत्सव के कारण देश के अन्य समुद्री तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी समुद्र तटीय खेलों को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने एक नया दानेदार चूना आधारित ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन ट्राइकोलिम विकसित किया है। ट्राइकोलिम एक फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी से पैदा होने वाले रोग जनकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह पौधों के विकास को बढ़ावा देने के साथ मिट्टी की अम्लता को बेअसर करता है। नए फार्मूलेशन के पीछे काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्राइकोडर्मा फसल उत्पादन में एक सफल जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। यह फार्मूलेशन मिट्टी में उपयोगी रोगाणुओं के विकास को बढ़ावा देगा और मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार करके वह मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि को बढ़ाकर फसल को भी लाभ पहुंचाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टूल और एप्लीकेशन में प्रशिक्षित किया जाएगा। AI में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम में 2 स्तर शामिल हैं। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को 31 जनवरी 2024 तक दोनों स्तर को समाप्त करना होगा। इसी के साथ दोनों स्तरों को पूरा करने वाले प्रतिभागी 8 फरवरी 2024 को बेंगलोर में होने वाले माइक्रोसॉफ्ट AI टूर का VIP पास भी जीत सकते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।